गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम शिवम तिवारी और मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ पीसीबी ऑनलाइन टेस्ट 12 का पेपर डिस्कशन, वो भी सिर्फ हिंदी में। और हम यहाँ पे मिशन पे हैं। मिशन है 2025, नीट 2025। और हमारे ये मिशन का जो सूत्रधार हैं वो हमारे सिंह सर है, और उनका कहना है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और इसी सोच के साथ मैं आपके सामने सिंह सर का एक छोटा सा सोल्जर, एक छोटा सा सैनिक, मैं आपके सामने शुरू कर रहा हूँ आज का पेपर डिस्कशन। और आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आज का आपका दिया गया था, काकरोच में दिए गए चित्र में गलत विकल्प का चयन करना है। आपको आपको यहाँ पे बताना है इनमें से कौन गलत है, कौन सा विकल्प गलत है। विकल्प आपको गलत बताना है। सबसे पहले तो ये दिया गया चित्र बता दिए किसका है। ये दिया गया चित्र किसका है? ये दिया गया चित्र आपका लेबियम लेबियम का है। किसका है सर? ये दिया गया चित्र आपका लेबियम का है। और लेबियम क्या होता है? ये काकरोच के मुख का एक भाग होता है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पहला ऑप्शन दिया गया है ऊपरी लिप। ऊपरी लिप का मतलब कि हम ऊपरी लिप, अगर काकरोच के ऊपरी लिप की बात करें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊपरी लिप को हम लोग लैब्रम कहते हैं सर। क्या कहते हैं? लैब्रम। ऊपरी लिप को हम लोग लैब्रम कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन, आपको गलत विकल्प पता करना था, तो इसका सही विकल्प आपका पहला ही हो गया। पहला आपका गलत विकल्प है। बाकी आपका दूसरा विकल्प दिया गया है लेबियम। तो ये आपका चित्र लेबियम का दिया गया है। और ये आपका जो लेबियम होता है एक प्रकार का मुख उपांग होता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। और इस वजह से प्रश्न संख्या 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया है। दिए गए चित्र में आपको सही विकल्प का चयन करना है। और यहाँ पे पहला जो चित्र दिया गया है, ये पहला चित्र आप देखिए उपास्तिका दिया गया है, मतलब कि कार्टिलेज का दिया गया है। पहला चित्र किसका है? उपास्तिका। ये पहला चित्र आपका उपास्तिका है। और दूसरा चित्र आपका अस्थिका है। दूसरा चित्र किसका है? अस्थिका। तो अगर हम लोग बात करें, ये उपास्थि और अस्त ये एक प्रकार के विशेष संयोजी ऊतक होते हैं। और हम लोगों ने विशेष संयोजी ऊतक में 3 नाम पढ़े थे। पहला नाम पढ़ा था उपास्थि, दूसरा पढ़ा था अस्थि, और तीसरा आपने पढ़ा था रक्त। तो यहाँ पे आप देखिए पहला विकल्प दिया गया है एक प्रकार का ये संयोजी ऊतक है। तो बिल्कुल सही बात है, ये एक प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। तो दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा पहला। पहला उत्तर ही बिल्कुल सही होगा, है ना। पहला जो आपका चित्र दिया गया है वो उपास्तिका है, दूसरा अस्तिका है। उपास्ति और अस्त एक प्रकार के विशेष संयोजी ऊतक, मतलब कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। देन इसके बाद में हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 30 में आपको कुछ आपसे प्रश्न किया गया था, कितनी संरचनाएं एकल झिल्ली से घिरी होती हैं। आपको बताना है कि कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनमें केवल एक एक झिल्ली होती है, मतलब सिंगल मेम्ब्रेन होता है। तो सिंगल मेम्ब्रेन में अगर हम लोग बात करें या एकल झिल्ली में बात करें तो पहला विकल्प दिया गया है लाइसोसोम। लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो इसमें एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग केंद्रिका की बात करते हैं, केंद्रिका हम लोग किसे कहते हैं? हम न्यूक्लियोलस को या न्यूक्लियोलाई को हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग कहते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस में अगर आप बात करेंगे तो न्यूक्लियोलस में आप देखेंगे यहाँ पे झिल्ली पाई नहीं जाती है। तो यहाँ पे झिल्ली नहीं होती है, यहाँ पे एकल झिल्ली नहीं भाई, यहाँ पे झिल्ली क्या होती है? नहीं पाई जाती। मतलब यहाँ झिल्ली होती ही नहीं है। झिल्ली नहीं होती है, नहीं होती है ना, नहीं होती है। मतलब कि यहाँ पे झिल्ली है ही नहीं। मतलब ये मेम्ब्रेन बाउंड है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है? ये एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है और न्यूक्लियस के अंदर होता है। देन हम लोग बात करेंगे माइक्रोबॉडीज। तो माइक्रोबॉडीज आपने पढ़ा है कि ये स्मॉल वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल रचनाएं होती हैं जो हमारे पादपों में और जंतुओं में, मतलब प्लांट और एनिमल्स में पाए जाते हैं। और इसलिए माइक्रोबॉडीज की अगर हम बात करें तो ये भी आपका कैसा होता है? ये भी
आपके सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। इसके बाद में वैक्यूल की बात की गई है। वैक्यूल में सिंगल मेम्ब्रेन होती है। इस सिंगल मेम्ब्रेन को हम लोगों ने नाम दिया था टोनोप्लास्ट। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? टोनोप्लास्ट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? टोनोप्लास्ट। तो याद रखिएगा, यहाँ पे वैक्यूल की सिंगल मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट है। और इस वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको अभी तक 3 मिल गए। केंद्रक अगर बात करते हैं तो केंद्रक में 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। और क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए तो यहाँ पे भी दोहरी झिल्ली पाई जाती है। और इस वजह से आप देखेंगे प्रश्न संख्या तीसरे का सही उत्तर होगा। यहाँ पे कितने आपको मिले एकल झिल्ली वाले? 1, 2 और 3। तो 3 मिले तो आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा चौथा। अगले प्रश्न की बात की गई है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता गलत है? आपको बताना है कि कौन सी मैचिंग सही नहीं है ना। और इसमें सबसे पहले आपको बताया जा रहा है संकुचनशील रसधानी अमीबा में पाई जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं ये अमीबा में पाए जाते हैं। देन फूड वैक्यूल या खाद्य रसधानी ये आपके प्रोडिस्टा में होते हैं। बिल्कुल सही बात है। देन ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट लिखा गया है रसधानी की झिल्ली है। याद रखिएगा, ल्यूकोप्लास्ट कोई रसधानी की झिल्ली नहीं है। रसधानी मतलब वैक्यूल। वैक्यूल की झिल्ली तो टोनोप्लास्ट होती है। अभी हमने क्वेश्चन किया था, तो याद रखिएगा, कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट एक ये रंगहीन लवक होता है। कैसा लवक होता है? याद रखिएगा, रंगहीन लवक। रंगहीन लवक मतलब भैया कलरलेस प्लास्टिड होता है। क्या होता है? कलरलेस प्लास्टिड। कलरलेस प्लास्टिड को हम लोग क्या कहते हैं? कलरलेस प्लास्टिड को हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है संकुचनशील रसधानी। संकुचनशील रसधानी भैया अगला विकल्प है परासरण नियंत्रण करता है। बिल्कुल सही बात है। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है। तो अगर आप इस प्रश्न का सही उत्तर खोजेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा तीसरा। तो प्रश्न संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा तीसरा। अब हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न हमारे सामने है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में आपके सामने आपको बताना है कि इनमें से कौन सी अनुरूपता गलत दी गई है। कौन सी अनुरूपता गलत दी गई है? तो पहले में आप देखिए एक चित्र दिया गया है। ये चित्र आप बताइए किसका है? ये चित्र है आपका कंकाली पेशी ऊतक का। ये आपका चित्र दिया गया है कंकाली पेशी ऊतक, मतलब आपके स्लेटल टिश्यू का है। और यहाँ पे इसका मतलब ये स्लेटल टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं, या फिर कंकाली पेशी कहाँ पाए जाते हैं? हमारे कंकाली अस्थियों में पाए जाते हैं, है ना। तो इनका ये किससे जुड़ी होती हैं? कहते हैं जो हमारी जो कंकाली पेशी होती हैं कंकाली अस्थियों से जुड़ी होती हैं, मतलब स्केलेटल मसल से जुड़ी होती हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा दिखाया गया है यहाँ पे, ये आपको देखिए स्मूथ मसल दिखाई जा रही हैं, या हम लोग इन्हें चिकनी पेशी कहते हैं। तो ये हमारे सामने दूसरा चित्र दिया गया है चिकनी पेशी का। और ये चिकनी पेशियां आपको पता है कहाँ कहाँ पर होती हैं? ये हमारी ब्लड वेसल में होती हैं। इसके अलावा हमारे आमाशय में होती हैं, मतलब कि स्टमक में होती हैं, और हमारी आंत में भी होती हैं। कहाँ होती हैं? आंत में, मतलब कि इंटेस्टाइन। तो अगर हम लोग चिकनी पेशी की बात करते हैं तो चिकनी पेशी रक्त वाहिका में होती है। तो ये अनुरूपता सही दी गई है। तीसरा दिया गया है, तीसरा आपके सामने विकल्प दिया गया है। ये देखिए आपके सामने बना है, ये बना है आपके सामने भाई। ये आपके सामने देखिए हृदय पेशियां बनी हैं, कार्डियक मसल्स बनी हैं। और ये आपके सामने जो हृदय पेशी बनी है, हृदय पेशी अगर आप देखेंगे तो कहते हैं ये द्विसिरिका में पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है। द्विसिरिका का मतलब समझते हैं आप? सर द्विसिरिका का मतलब होता है दिस बाइसेप मसल। तो बताइए क्या ये बाइसेप मसल में होती है? कार्डियक मसल्स। बेटा कार्डियक मसल नाम से पता चल रहा है कि हमारे दिल की मसल है, और दिल की मसल हाथ में पाई नहीं जा सकती। और इसीलिए अगर हम देखें तो हमारे पास में जो आंसर गलत दिया गया है वो कौन है? तीसरा आंसर गलत है। चौथा विकल्प भी एक बार पढ़ेंगे। देखिए अगला आपके सामने जो चित्र दिया गया है ये हमारे तंत्रिका ऊतक का है। और तंत्रिका ऊतक में लिखा गया है मुख्य रूप से परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति शरीर की
क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी होता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये हमारी शरीर की अनुक्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी होता है। जितने भी रिस्पॉन्स होते हैं, जितनी भी चीजों को हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं और उनको समझ सकते हैं भैया, वो किसकी वजह से होता है? न्यूरल टिश्यू की वजह से होता है। अब प्रश्न संख्या 5 इसका सही उत्तर हो गया तीसरा। देन प्रश्न संख्या 6 पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 दिया गया है, चपटे झिल्ली कोश को हरित लवक का ग्रेना बनाता है। कहते हैं चपटे झिल्ली कोश जो हरित लवक का ग्रेना बनाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग थैलेक्वाइड कहते हैं। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता है सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल क्या होता है सर? सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल आपस में मिलकर सेंट्रोसोम बनाते हैं। राइबोसोम ये हमारी प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, और लाइसोसोम ये अभी पढ़ा था एकल झिल्ली होता है, और इसमें कई सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये सारे के सारे एंजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और फैट या लिपिड को तोड़ सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में आपके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतः झिल्लिका तंत्र का भाग नहीं है? अंतः झिल्लिका तंत्र मतलब कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का इनमें से कौन भाग नहीं है? पहला दिया गया है अंतः द्रव्य जलिका, मतलब कि आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो भैया ये तो पार्ट होती है ना। देन दूसरा दिया गया है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये भी पार्ट होता है। देन अगला दिया गया है लाइसोसोम, ये भी पार्ट होता है। सेंट्रियोल नहीं होता है ना। तो फिर कौन होता है? कहते हैं एक और पार्ट होता है आपके अंतः झिल्लिका तंत्र का, एक और भाग है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अंतः झिल्लिका तंत्र का उस भाग का नाम क्या है। मैं आपको ऑप्शन भी देता हूं। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, पहला ऑप्शन है आपके पास में माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास में वैक्यूल या राजधानी। बताइएगा, वैक्यूल को ही क्या कहते हैं? राजधानी। तो बताइएगा इन दोनों में से कौन सा आपका अंतः झिल्लिका तंत्र का भाग होगा, है ना। तो ये मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा? 7वें का सही उत्तर होगा आपका चौथा। आपके प्रश्न संख्या 7 इसका सही उत्तर होगा चौथा, सेंट्रियोल आपका अंतः झिल्लिका तंत्र का भाग नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और हमारे पास में अगला प्रश्न आ चुका है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा गया है कौन सी अनुरूपता गलत है? आपको बताना है इनमें से कौन सी अनुरूपता गलत है। पहला दिया गया है लवक, मतलब कि जो प्लास्टिड होते हैं ये प्लांट कोशिका में होते हैं। बिल्कुल सही बात है। लाइसोसोम की बात की गई है। लाइसोसोम ये कहते हैं जंत कोशिका में होते हैं। लाइसोसोम जंतु कोशिका में होते हैं। बिल्कुल सही बात है। लाइसोसोम एनिमल सेल में पाए जा सकते हैं। गुणसूत्र बिंदु मतलब कि सेंट्रोमियर आपके गुणसूत्र मतलब कि क्रोमोसोम में होते हैं। ये भी सही है ना। फिर दिया गया है आपका केंद्रिका। केंद्रिका का मतलब आपका, केंद्रिका का मतलब क्या होता है सर? न्यूक्लियोलस। केंद्रिका का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस कहते हैं झिल्ली से घिरी हुई रचना है। तो याद रखिएगा, केंद्रिका मतलब कि न्यूक्लियोलस के ऊपर यहाँ पे झिल्ली पाई नहीं जाती है। यहाँ झिल्ली पाई नहीं जाती है ना। यहाँ झिल्ली पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। और इस वजह से अगर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, और हमारे पास में जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में हमारे पास में देखिए कथन दिया गया है। कथन है, पहला कथन है 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद कोशिका की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कथन दिया गया है कोशिका झिल्ली में उन्नत नमूना 1972 में सिंगल और निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो पहला कथन भी बिल्कुल सही है, और आपके पास में दिया गया दूसरा कथन भी सही है। और अगर आप इस तरीके से देखिए तो आपके पास दोनों कथन सही हैं, और दोनों कथन अगर सही है तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। कथन पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। आंसर होगा आपके पास में चौथा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 10।
प्रश्न संख्या 10 में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होती है। तो कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है ये अलग अलग बैक्टीरिया में इनकी रचना और मोटाई भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद में कहते हैं कि भाई कोशिका भित्ति सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है, जो जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाती है ना। तो भैया बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग से बचाती है। तो बताइए ये भी बिल्कुल कथन सही है। पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है, और पहला और दूसरा दोनों कथन अगर सही है तो आपके सामने सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। इसका सही उत्तर क्या होगा, चौथा हो जाएगा। चौथा उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 सही उत्तर होगा आपका चौथा। प्रश्न संख्या 11 में आपके सामने प्रश्न दिया गया है, मोनोइडोग्राम में गुणसूत्र को 4 प्रकार जैसे कि मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक के रूप में देख सकते हैं। किसके आधार पर मानव में 46 गुणसूत्रों का विभेदन होता है। तो आपका यहाँ पे पहला विकल्प दिया गया है बेंडिंग पैटर्न के आधार पर, दूसरा दिया गया है रंजन के आधार पर, तीसरा दिया गया है गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो मोनोइडोग्राम में जो गुणसूत्र को 4 प्रकार से बताया गया है, ये गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर, मतलब कि पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की बेसिस पे दिया गया है, और इस वजह से प्रश्न संख्या 11 इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, है ना। तो प्रश्न संख्या 11 इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा गया है लिपिड और प्रोटीन का मोनोइरिथ्रोसाइट में क्या प्रतिशत है क्रमशः। तो लिपिड आपको पता है कितनी होती है, लिपिड होती है आपकी 40%, और आपका जो प्रोटीन होता है ये होता है 52%। और इस वजह से आपका देखिए ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, सही विकल्प मिल रहा है तीसरा। प्रश्न संख्या 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारे पास में अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में आप देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्या एटीएस राइबोसोम में एस अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है ना। किसको दर्शाता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को। और कहते हैं या अपरोक्ष रूप से व्यक्त करता है। ये किसको बताता है, आयतन या आकार को नहीं, ये आयतन आकार को नहीं बताता है। दूसरा दिया गया है घनत्व और आकार को। तो बिल्कुल यही बात है, यही सही उत्तर है, यही है चॉइस, यही है राइट चॉइस बेबी, और यही आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 13 इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारे पास में अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए 2 कथन हैं। पहला कथन दिया गया है, स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है। तो ये आपके सामने जो कथन है ये कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा दिया गया, रोडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को रूपांतरित किया, ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है। तो पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है, और इस वजह से प्रश्न संख्या 14 इसका सही उत्तर होगा चौथा, सही उत्तर हो जाएगा चौथा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा गया है कि कितने जीव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया रखते हैं। पहला दिया गया है जीवाणु आपके ये प्रोकैरियोट होते हैं और इनके पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। माइकोप्लाज्मा ये भी आपके प्रोकैरियोट होते हैं और इनके पास में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। फिर पीपीएलओ मतलब प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये भी आपके प्रोकैरियोट होते हैं और इनके पास में भी माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता नहीं है। अगला दिया गया है यूग्लिना,
और अगर हम लोग यूग्लिना की बात करें तो ये यूकैरियोट है, प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं। फिर जंतु, ये आपके एनिमल या जगत के लोग होते हैं। क्लोरेला, ये प्लांटी जगत के लोग होते हैं। क्लेमाइडोमोनास, ये भी प्लांटी जगत के लोग होते हैं। पादप, ये भी प्लांटी जगत के लोग हैं। तो अगर हम लोग बात करें ये पांचों लोग आपके यूकैरियोट हैं। और जो भी यूकैरियोट होते हैं उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो यहाँ पे टोटल कितने लोग दिए गए हैं? 1 2 3 4 और 5। और इस वजह से सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहला। प्रश्न संख्या 15 इसका सही उत्तर होगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और आपको दिए गए कथनों को देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा। अब पहला कथन हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला कथन दिया गया है आपका, पहला कथन दिया गया है कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका में प्लाज्मोडेस्माटा आड़े तिरछे रूप से स्थित रहते हैं और जो आसपास की कोशिका द्रव्य को जोड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है ना। तो जो कोशिका भित्ति है ना, वहां पे और जो आपकी मध्य पटलिका है ना, कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका में प्लाज्मोडेस्माटा आड़े तिरछे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब अगला कथन दिया गया है, कोशिका भित्ति कोशिका को केवल यांत्रिक हानियों और संक्रमण से रक्षा ही नहीं करती, बल्कि यह कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने तथा अवांछनीय वृहद अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करता है। तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है और इस वजह से प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा चौथा। यहाँ पे चौथा उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 यहाँ पे आपके सामने दिया गया है, दिए गए चित्र के लिए सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर आपके सामने चित्र दिया गया है। आपको पहले पहचानिए कि ये चित्र किसका दिया गया है। ये आपका चित्र दिया गया है संयुक्त उपकला का। ये चित्र आपका दिया गया है संयुक्त उपकला का। संयुक्त उपकला मतलब कि ये चित्र आपका दिया गया है कंपाउंड एपिथेलियम का। कंपाउंड एपिथेलियम, ये चित्र दिया गया है कंपाउंड एपिथेलियम का। किसका दिया गया है? कंपाउंड एपिथेलियम। और कंपाउंड एपिथेलियम आपको पता है ये एक प्रकार की उपकला है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चौथा विकल्प दिया है कि कंपाउंड एपिथेलियम एक प्रकार की उपकला ऊतक है, मतलब कि ये संयुक्त उपकला है, मतलब कि ये एक आपका एपिथेलियम टिश्यू है। ये एक आपका एपिथेलियल टिश्यू है। तो प्रश्न संख्या 17 इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18। और प्रश्न संख्या 18 में आपसे पूछा गया है कि दिया गया चित्र में गुणसूत्र किस प्रकार का है। आप जरा देखिए, यहाँ पे इस गुणसूत्र में जो आपका गुण सूत्र बिंदु है ना, ये गुणसूत्र बिंदु आपका बीच में नहीं है, ये बीच से थोड़ा ऊपर पाया जा रहा है। गुणसूत्र बिंदु आपका ये आपका गुणसूत्र बिंदु है, ये बीच से थोड़ा हटकर पाया जा रहा है। और जब ये बीच से थोड़ा हटकर पाया जा रहा है, इसका मतलब ये जो गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र कैसा है? सब मेटासेंट्रिक। ये गुणसूत्र कैसा है? सब मेटासेंट्रिक। अगर एसेंट्रिक की बात करें तो इसमें गुणसूत्र बिंदु होता नहीं है, मेटासेंट्रिक में बीच में होता है और टीलोसेंट्रिक में किनारे पर होता है। तो प्रश्न संख्या 18 इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने प्रश्न संख्या 19। कितनी अनुरूपता सही है? आपको पता करना है कि यहाँ पे कितनी अनुरूपता सही बताई गई है। आपको बताना है कितनी अनुरूपता सही है, सही अनुरूपता का चयन करना है। और यहाँ पर आपके सामने दिया गया है एमाइलोप्लास्ट।
एमाइलोप्लास्ट कहते हैं, जो एमाइलोप्लास्ट है ये इसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, सही बात है। ल्यूकोप्लास्ट एक प्रकार का लवक या प्लास्टिड होता है, सही बात है। एलियोप्लास्ट में प्रोटीन स्टोर होती है, सही बात है। क्रोमोप्लास्ट आपका लवक है, ये भी सही बात है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, ये भी सही बात है। तो कितनी अनुरूपता सही मिलाई गई है? 5, और पांचों अनुरूपता सही है, इसलिए प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर हो जाएगा चौथा। प्रश्न संख्या 19 इसका सही उत्तर हो गया आपका चौथा। अब आपके सामने प्रश्न संख्या 20 है। प्रश्न संख्या 20 में आपके सामने एक चित्र दिया गया है। सबसे पहले आप ये बताइए ये चित्र किसका है? ये चित्र आपके सामने एरियोलर ऊतक का है। किसका है सर? एरियोलर, एरियोलर योलर लर लर ऊतक, एरियोलर, एरियोलर ऊतक। और ये एरियोलर ऊतक ये एक प्रकार के ये एक प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं, है ना। तो ये एक प्रकार के ढीले संयोजी ऊतक होते हैं, तो ये सही बात है। ये एक प्रकार के लूज कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या होते हैं सर? लूज कनेक्टिव टिश्यू, या हम कह सकते हैं ढीले संयोजी ऊतक। ये ढीले संयोजी ऊतक होते हैं, ये ढीले संयोजी ऊतक होते हैं, है ना। तो ये ढीले संयोजी ऊतक या लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो प्रश्न संख्या 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे प्रश्न में आपके सामने तीन उपकलाएं बनाई गई हैं। यहाँ पे देखिए 3 उपकला बनाई गई हैं। सबसे पहले आपके सामने सल की उपकला है। पहले सामने आपके सामने कौन सी है? ये आपकी पहली कौन सी है? सल की उपकला, जिसे हम लोग स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। दूसरी आपकी घनाकार है, दूसरी आपके सामने घनाकार उपकला है, घनाकार उपकला। और तीसरी आपके सामने स्तंभाकार, स्तंभाकार उपकला है। कौन सी उपकला है? स्तंभाकार। तो आपके सामने यहाँ पर 3 उपकलाएं बनी हुई हैं, और इन 3 उपकलाओं के लिए आपके यहाँ पे पास में कुछ कथन दिए गए हैं। आपको पता करके बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। अब पहले में आपको क्या दिया गया है? पहला दिया गया है ए, कहते हैं ए अनियमित किनारे होते हैं, फेफड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। फेफड़ों की कोशिकाओं का मतलब यहाँ पे ये लंग्स की एल्वियोलाई में पाए जाते हैं। तो अनियमित किनारे होते हैं, ये भी सही बात है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम, इसके जो किनारे होते हैं इनकी बाउंड्रीज ये वेल डिफाइंड नहीं होती। अब और ये पाए कहाँ जाते हैं? ये आपके पाए जाते हैं भैया जी, ये आपके पाए जा सकते हैं, देखिए ये पाए जाते हैं आपके पाए जाते हैं ब्लड वेसल की वॉल में, और इसके अलावा ये पाए जाते हैं आपके लंग्स की एल्वियोलाई में। तो पहला सही है। अब बी दिया गया है, बी आपका दिया गया नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग में पाया जाता है। कहते हैं जो बी है ये घनाकार, बी जो आपके सामने बना है घनाकार है, और ये नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग में पाया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही दी गई है कि आपका ये नलिकाकार भाग में होता है। इसके अलावा ये ग्रंथि वाहिनियों में भी पाए जाते हैं, मतलब कि डक्ट ऑफ ग्लैंड में भी पाए जाते हैं। तो बी बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा मिलान है कि आपका जो स्तंभाकार है, स्तंभाकार जो है ये श्रावण और अवशोषण में सहायता देते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। आपका जो स्तंभाकार उपकला होती है इसका मुख्य काम क्या होता है? कॉलमनर एपिथेलियम का मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में हेल्प करना। तो भैया अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है। और अगर हम लोग देखें चौथा, तो यहाँ पे दिया गया है जो ए, ये ग्रंथि नलिकाओं में पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि आपके जो ग्रंथ नलिकाएं होती हैं, ग्रंथ नलिकाएं मतलब आपकी जो डक्ट ऑफ ग्लैंड है, डक्ट ऑफ ग्लैंड में घनाकार या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। तो ये वाला आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अगला दिया गया है इस सी जो है ये कौन सा है? स्तंभाकार या कॉलमनर। इसका कार्य कणों और श्लेष को ले जाना होता है, इसका कार्य नहीं होता सर। ये आपका ये जो कार्य है कणों मतलब कि पार्टिकल और जो म्यूकस है इसको ले जाने का कार्य करती है हमारी पक्षमाभी उपकला। कौन करती है? ये करती है पक्षमाभी उपकला।
पश्चिमावी उपकला। और पश्चिमावी उपकला जो होती है इसी को हम लोग कहते हैं सीलिएटेड एपिथीलियम। इसी को हम लोग कहते हैं सीलिएटेड एपिथीलियम। तो अगर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 21, इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। प्रश्न संख्या 21 इसका सही उत्तर होगा तीसरा। इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन चौथा और पांचवा यहाँ पे गलत दिया गया है। आपको सही चयन करना था तो आपने इसका सही उत्तर बताया तीसरा। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने आ रहा है। मेढक के पास में कौन सा गुण होता है ना। तो कहते हैं कि ये असमतापी होते हैं। असमतापी का मतलब ये आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। तथा जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं इन्हें हम लोग अनियमित तापी या पॉइक्लोथर्म कहते हैं। तो मेढक जो होते हैं ये असमतापी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये असमतापी होते हैं और अनियमित तापी होते हैं, मतलब ये पॉइक्लोथर्म होते हैं। फिर ये यहाँ पे दिया गया है कि इनमें छद्मावरण होता है, मतलब ये कैमोफ्लेज की प्रॉपर्टी इनमें पाई जाती है। तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही बात है, इनमें कैमोफ्लेज की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसके अलावा इनमें रंग परिवर्तन क्रिया के लिए अनुहरण होता है, मतलब कि यहाँ पे ये लोग जो हैं सर, ये लोग आपकी मिमिक्री कर सकते हैं, रंग परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, मेढक के लिए ये भी बिल्कुल सही बात है। और इसलिए प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर हो जाएगा चौथा। सही, सभी ऑप्शन सही है। तो प्रश्न संख्या 22 इसका सही उत्तर होगा चौथा। अगला प्रश्न आप बताइए, और प्रश्न आगे करें उससे पहले हम लोग पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम और हमारी न्यू लाइट टीम और हमारे सिंह सर आपके लिए दिन रात क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो हम लोगों का भी ये एक आपका भी थोड़ा सा बनता है कि आप इसे लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, जिससे से ज्यादा लोगों तक हिंदी में ये क्वेश्चंस पहुंच सकें। जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है इंग्लिश में, उनके तक ये वीडियो पहुंचे और उनका भी लाभ हो, जिससे कि सारे लोग डॉक्टर बन सकें। ये हमारी सोच नहीं है, ये हमारे सिंह सर की सोच है। वो कहते हैं कि भैया डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, पढ़ने का भी अधिकार सबको। तो भैया यहां से हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है, मेढक की गर्मी की नींद और सर्दी की नींद को क्रमशः क्या कहते हैं। एक सिंह सर हमारे एक फार्मूला देते थे HW, और हमको ऐसे बताया गया कि H का मतलब होता है हाइबरनेशन और W का मतलब होता है भैया, W का मतलब होता है विंटर। HW आपको होमवर्क दिया जाता था, तो याद रखना हाइबरनेशन जो होता है वो कब होता है, विंटर में। और अगर हम लोग हाइबरनेशन को बोले तो इसे हम लोग शीत निष्क्रियता कहते हैं। तो आपको यहाँ पे दिया गया है सर्दी की नींद को हम क्या बोलेंगे, शीत निष्क्रियता, और गर्मी की नींद को क्या बोलेंगे, ग्रीष्म निष्क्रियता। तो अगर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 23, तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर हो जाएगा चौथा। प्रश्न संख्या 23 इसका सही उत्तर होगा चौथा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में अगला आपके सामने आ गया है क्वेश्चन। देखिए प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कॉकरोच के संदर्भ में सही है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है जो कॉकरोच का बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए पहला आपके सामने दिया गया है यहाँ पर, संधि झिल्ली एक लचीली झिल्ली है। कहते हैं संधि झिल्ली मतलब आपकी अर्थराइडल मेम्ब्रेन, ये आपकी लचीली झिल्ली है, बिल्कुल सही बात है। ये पतली और लचीली झिल्ली होती है, और ये आपकी पतली और लचीली झिल्ली पृष्ठकांश मतलब की टरगाइड और अधर कांस मतलब कि स्टर्नाइड, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है अर्थराइडल मेम्ब्रेन या संधि झिल्ली। और ये संधि झिल्ली लचीली और पतली होती है। तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है ना। आपको पता करना है कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन सही है। अब अगला दिया गया है अधर कांस अधर वाली कंटक होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। आपकी जो अधर वाली कंटक होती है उसे अधरकांस, या फिर इसी को हम लोग स्टर्नाइड कहते हैं, तो बिल्कुल सही बात है ये। फिर अगला दिया गया है लैब्रम एक वाह्य जनेंद्री है। तो लैब्रम बेटा ये आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आपका लैब्रम ये जो होता है ये ऊपरी लिप को कहते हैं, ऊपरी लिप होता है, ये बाह्य जनेंद्री नहीं होती। ये क्या होता है, ऊपरी
लिप, या कह सकते हैं ऊपरी ऊंट होता है, लिप होता है, ठीक है, ऊपरी लिप होता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए कहते हैं कि अगला अगला आपके सामने दिया गया है काकरोच। काकरोच, मादा काकरोच का जो सातवां अदरक होता है ना, जो आपका सातवां सेगमेंट होता है वो नाव की तरह या बोट शेप होता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही है। और आपने पढ़ा है कि सातवां, आठवां और नवां सेगमेंट जो होता है ये आपस में जुड़ के जनिक कोष्ठ बनाता है। भैया सातवां, आठवां और नवां ये आपस में जुड़ के क्या बनाता है, जनिक जनिक कोष्ठ। क्या बनाता है, जनिक कोष्ठ। क्या बनाता है सर, जनिक कोष्ठ। ये आपका जनिक कोष्ठ बनाता है जिसे हम लोग कहते हैं जेनाइटल पाउच। क्या कहते हैं सर, है ना, इसी को हम लोग कहते हैं जेनाइटल जेनाइटल पाउच, जेनाइटल पाउच। याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा, ए बी डी, है ना। आपका सी वाला विकल्प सही नहीं था, तो तीन आपके विकल्प सही, यहाँ पे तीन कथन सही दिए गए थे। प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25 को देखिए तो यहाँ पर दिया गया है ये कृति अधर अध अधनाल, मतलब कि हिपैटिक सीकी की संख्या 6 से 8 होती है। और ये जनन में सहायता करती है, नहीं भाई, ये तो पाचन में सहायता करती हैं। किसमें मदद करती हैं, पाचन में, क्योंकि आपकी ये कृति अंधनाल या फिर हिपैटिक सीकी ये आपकी पाई जाती हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। कहाँ पाई जाती हैं, एलिमेंट्री कैनाल में। अब इसके बाद में देखिए अगला दिया गया है प्रेषणी। पेशणी का मतलब होता है, पेशणी का मतलब क्या होता है सर, पेशणी का मतलब होता है आपका, पेशनी का मतलब होता है गिजार्ड। और गिजार्ड को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, गिजार्ड को हम लोग प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं। गिजार्ड को क्या कहते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस। गिजार्ड को क्या कहते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस, है ना। और यहाँ पे दिया गया है कि इसे गोनोपोफाइसिस भी कहते हैं, तो ये गलत दिया गया है, गलत हो गया सर, बी वाला गलत हो गया। फिर यहाँ पे दिया गया पश्च, पश्च आंत मध्य आंत से सक्रिय होती है, नहीं सर, गलत दिया गया है। यहाँ पे जो पश्च आंत मतलब कि हाइंड गट होती है, ये मिड गट के कंपेयर में आपकी हाइंड लिम्ब कैसी होती है, सक्रिय नहीं सर, चौड़ी होती है। कैसी होती है, चौड़ी। और इस वजह से ये भी गलत हो गया। फिर अगला दिया गया है स्पाइरिकल श्वसन में सहायता करते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, स्पाइरिकल जो है रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। तो आपका केवल एक ही कथन सही दिया गया है, तो प्रश्न संख्या 25 इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास में अगला प्रश्न दिया गया है ओमीटीडिया। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान काकरोच के संदर्भ में सत्य है। काकरोच के संदर्भ में आपको सत्य बताना है। यहाँ पे स्तंभ पहला दिया गया है ओमेटीडिया। ओमेटीडिया दिया गया है, ये संयुक्त आंख की इकाई है, तो बिल्कुल सही बात है। ओमेटीडिया को आप मिलाएंगे ए का 4। फिर सिसन खंड, सिसन खंड इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिसन खंड को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है ये, इसी को हम लोग कहते हैं फेलोमियर। और आप देखिए ये सिसन खंड को आप किससे मिलाएंगे, ये सिसन खंड जो होता है ये काइटनी असीमित रचना होता है, काइटिनी असीमित रचना। तो सिसन खंड को आप किससे मिला देंगे, बी को आप मिलाएंगे थर्ड से। अब स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर क्या होता है, ये शुक्राणुओं का गुच्छा होता है, शुक्राणुओं के गुच्छे को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोफोर। और जो श्लेषक ग्रंथि या कोलेक्टल ग्लैंड होती है ये अंड कवच बनाती है, अंड कवच बनाती है। अंड कवच के ऊपर जो आपके अंड कवच के ऊपर जो एक मेम्ब्रेन है ना, मतलब जो कैप्सूल है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंड कवच या ऊतक। तो आपका बताइए डी का क्या मिलान होगा, फर्स्ट। तो ए का 4 हो गया, ए का आपका हो गया 4, बी का थर्ड हो गया, सी का सेकंड हो गया, डी का फर्स्ट हो गया। आंसर हो जाएगा आपके 26 का सही उत्तर हो जाएगा पहला, है ना। ए का 4, बी का थर्ड, सी का
सेकेंड और डी का फर्स्ट। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन सा कॉकरोच में उत्सर्जन में सहायता करता है ना। कॉकरोच में पहली बात तो बताइए, एस्क्रीशन या उत्सर्जन करने के लिए क्या पाया जाता है। इनमें पाई जाती मेलपीगियन नलिकाएं, और मेलपीगियन नलिकाओं के अलावा यहाँ पे आपके कुछ पाए जा सकते हैं। यहाँ पे पाए जा सकते हैं फैट बॉडी या वसा पिन, या फिर यूरिकोज गैंड भी पाई जा सकती हैं। इसके अलावा नेफ्रोसाइट भी पाई जा सकती हैं। लेकिन आपकी जो श्लेष्मक ग्रंथि होती है, कोलेक्टल ग्लैंड, ये कोलेक्टल ग्लैंड बेटा आपका एक्सक्रीशन नहीं करती। और जो आपकी सिसनी मतलब की फैली ग्लैंड होती है, मेल में होती है, लेकिन इनका मेन काम एक्सक्रीशन नहीं होता। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉकरोच में तीन लोग हैं जो एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, और इस वजह से इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए बी सी आपको पहले विकल्प में मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 27 इसका सही उत्तर होगा पहला। प्रश्न संख्या 28 पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 28 में आपसे पूछा जा रहा है कि अभिकथन दिया गया है, कॉकरोच में लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। बिल्कुल सही बात है। फिर दिया गया नर कॉकरोच में गुदा सुख उपस्थित होते हैं। मतलब कि गुदा सुख का मतलब क्या होता है सर। गुदा सुख का मतलब होता है आपका एनल स्टाइल। तो मेल कॉकरोच में एनल स्टाइल होता है, लेकिन मादा कॉकरोच में ये पाया नहीं जाता। और इस वजह से अगर आप देखेंगे तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा। दोनों अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और अभिकथन कारण का सही व्याख्या भी है, और इस वजह से इसका सही उत्तर होगा चौथा। प्रश्न संख्या 28 के बाद में प्रश्न संख्या 29 की बात की गई है। देखिए, आपको प्रश्न संख्या 29 में आपको पता करना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का मिलान सही है। और यहाँ पे पहले मिलान में आपके सामने दिया गया है, पहला दिया गया है आपके सामने सल्की उपकला। तो सल्की उपकला अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये रक्त वाहिनियों की भित्ति में पाए जाते हैं और फेफड़े की एल्वियोलाई में पाए जाते हैं। तो ये आपका दिया गया ग्रंथियों की वाहिनियों में पाए जाते हैं, नहीं, ग्रंथियों की वाहिनी में नहीं पाए जाते, ये डक्ट ऑफ ग्लैंड में पाए नहीं जाते। आपकी जो सल्की उपकला मतलब स्क्वैमस इपिथेलियम है, ये आपकी कहाँ कहाँ होती है, रक्त वाहिनियों की भित्ति में, और इसके अलावा ये पाई जाती है आपके फेफड़ों में, फेफड़ों की अल्वियोलाई में। तो ये पहला गलत दिया गया है, पहला मिलान सही नहीं है। दूसरा दिया गया है घनाकार उपकला। घनाकार उपकला ये आपके बोला जा रहा है कि ये रक्त वाहिनियों में और फेफड़ों की वायुकोष में होते हैं, नहीं, अभी बताया सल्की उपकला कहाँ होते हैं, रक्त वाहिनियों और फेफड़ों की वायुकोष में होते हैं, है ना। तो आपका ये सल्की उपकला का हो गया। घनाकार उपकला अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में पाए जाते हैं। मतलब कि क्यूबाइडल एपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में। और इसके अलावा ये आपके पाए जाते हैं भैया, ये पाए जाते हैं ग्रंथियों की वाहिनी मतलब कि डक्ट ऑफ ग्लैंड में। तो अगर आप देखेंगे तो ये गलत दिया गया है, तो दूसरा भी मिलान गलत है। तीसरा मिलान देखते हैं, पश्चिमाभी उपकला सिलिएटेड एपिथेलियम, ये आपकी पाई जाती है ब्रोंक्यूल्स में। बिल्कुल सही बात है। और श्वसनिका मतलब ब्रोंक्यूल, और डिम्ब वाहिनी नलिका मतलब कि फैलोपियन ट्यूब में। तो बिल्कुल सही बात है, सिलिएटेड एपिथेलियम आपकी पाई जाती है, पश्चिमाभी उपकला पाई जाती है श्वसनिका और डिम्ब वाहिनिका में। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 29, इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। अब अगला प्रश्न करते हैं, आपको बताना है गलत अनुरूपता का चयन करना है, गलत अनुरूपता का चयन करना है। और यहाँ पे दिया गया है पहला, यहाँ पे बताया गया है कि ये देखिए क्रोमोसोम बना है, और कहते हैं ये जीवाणु में होता है। इस तरीके का क्रोमोसोम क्या जीवाणु में होता है, नहीं होता। अगर हम लोग बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया के पास में सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। याद रखिएगा, बैक्टीरिया के पास में सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। कैसा क्रोमोसोम होता है, सिंगल होता है, सर्कुलर होता है। सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम बैक्टीरिया में होता है, लेकिन सर गोल गोल होता है, ऐसे नहीं होता है सर, गोल गोल होता है, गोल गोल होता है सर, गोल गोल होता है, गोल गोल होता है, यहाँ तो लंबा लंबा बना है। तो यहाँ पर आपकी पहली अनुरूपता ही क्या हो गई, गलत। फिर दिया गया है ये आपके सामने देखिए सिलिया, पश्चिमा का दिया गया है
चित्र। फिर ये आपको बताया गया है राइबोसोम। राइबोसोम क्या माइकोप्लाज्मा में पाए जाते हैं? बिल्कुल सही बात है, माइकोप्लाज्मा में पाए जा सकते हैं। कैसे होंगे? 70s टाइप के। माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें फिजन हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो सकता है? फिजन। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 30 इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन है जो हृदय पेशी के लिए सही है? फिर से सुनिए, कौन सा कथन है जो सही है? अब देखिए, पहला दिया गया है विकल्प कम्युनिकेशन संधि इंटरकलेटेड डिस्क पाई जाती हैं। तो हृदय पेशी में मतलब कार्डियक मसल में आपकी कम्युनिकेशन जंक्शन या फिर इंटरकलेटेड डिस्क पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है ना? तो पहला ही कथन बिल्कुल सही हो गया, है ना? इसके बाद में दिया गया है, पढ़ लेते हैं, आंसर तो पहला ही हो गया। इसके बाद में इसके आसपास की कोशिकाएं संकुचन के लिए उत्प्रेरित नहीं होती, नहीं सर होती हैं, है ना? तो यहाँ पे नहीं गलत दिया गया था। अब देखिए, कहते हैं कम्युनिकेशन संधि इंटरकलेटेड डिस्क नहीं पाई जाती, ऊपर दिया गया है अभी बताया पाई जाती हैं, तो ये गलत हो गया। फिर अगला दिया है संकुचनशील ऊतक नहीं पाए जाते, नहीं सर यहाँ पे पाए जाते, नहीं यहाँ पे गलत दिया गया था। तो अगर हम देखें प्रश्न संख्या 31 इसका सही उत्तर होगा पहला। अब अगला प्रश्न दिया गया है, ये आपके सामने देखिए, ये आपके सामने काकरोच का मादा जनन तंत्र बना है। ये आपके सामने क्या बना है? ये बना है मादा जनन तंत्र। ये आपके सामने बना है मादा जनन तंत्र। और मादा जनन तंत्र का अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या दिया गया है? आपको सही विकल्प चयन करना था। चित्र में नर जनन तंत्र को प्रदर्शित किया गया है? नहीं भाई, मादा जनन तंत्र है। फिर दिया है चित्र में मादा जनन तंत्र प्रदर्शित किया गया है, सही है। तो प्रश्न संख्या 32 इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, प्रश्न संख्या 33। निम्न में से कौन सा कथन पीपीएलओ के संदर्भ में सही है? तो पहला दिया गया है ये प्रोकैरियोट होते हैं, तो बिल्कुल सही बात, ये प्रोकैरियोट होते हैं। पीपीएलओ का मतलब प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और ये प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं कि माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम होता है, और ये प्रोकैरियोट होते हैं। फिर कहा गया है पीपीएलओ ये एक यूकैरियोट होते हैं, गलत बात है ना? फिर दिया गया है या एक बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ये भी गलत है। फिर दिया गया है या एक प्रकार के विषाणु होते हैं, नहीं सर ये बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु नहीं होते, ये विषाणु नहीं होते, जीवाणु होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर हो जाएगा केवल ए वाला सही है। तो आपका पहला ए सही है, मतलब तीसरा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 इसका सही उत्तर होगा तीसरा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे प्रश्न में आपके सामने बना हुआ है एक चित्र। अब कह रहे हैं चित्र के लिए विकल्प आपको चुनने हैं। ये दिया गया चित्र आपका बहुकोशिक ग्रंथि का है। ये दिया गया चित्र किसका है? ये दिया गया चित्र आपका बहुकोशिक ग्रंथि का है। और ये जो बहुकोशिक ग्रंथि है इसका नाम है लार ग्रंथि। इस बहुकोशिक ग्रंथि का नाम है लार ग्रंथि, या इसी को हम लोग कह सकते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। इसी को हम लोग कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि। तो अगर हम यहाँ पे सही उत्तर देखें तो प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहिस्रावी ग्रंथि, लार ग्रंथि। तो प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर हो जाएगा पहला। प्रश्न संख्या 34 इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में आपके सामने दिया गया है अगला प्रश्न। कहते हैं दिए गए दो कथन हैं, यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है हरित लवक का स्ट्रोमा कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के लिए एंजाइम रखता है, तो ये कथन बताइए कैसा है? सही है। और दूसरा दिया गया है क्लोरोफिल वर्णक थैलेक्वाइड में उपस्थित होते हैं, तो दूसरा कथन भी सही है। पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है, और इस वजह से दोनों कथन सही हैं, और इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में आपके सामने दिए गए हैं
यहाँ पे आपके सामने दिए गए हैं 2 विकल्प और आपको पता करना है कि ये विकल्प कैसे हैं। कहते हैं कथन दिया गया है 1838 में जर्मनी में वनस्पति वैज्ञानिक मैथाइस स्लैडन ने बहुत सारे पौधों का अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। और अगला कथन दिया गया है एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर सॉन 1839 में विभिन्न जंतुओं पर अध्ययन किया के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीव द्रव्य या कोशिका झिल्ली कहते हैं, है ना। जीव द्रव्य या आपकी सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जीव द्रव्य झिल्ली, है ना, तो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो दोनों कथन सही दिए गए हैं, पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है और इस वजह से आपका प्रश्न संख्या 36 इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। प्रश्न संख्या 36 इसका सही उत्तर होगा चौथा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 आपको गलत अनुरूपता देख के बतानी है और यहाँ पे दिया गया है एरियोलर ऊतक। एरियोलर ऊतक यहाँ पे दिया गया है। एरियोलर ऊतक का ये एक प्रकार का ढीला संयोजी ऊतक मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, बिल्कुल सही बात है। कहते हैं संयुक्त उपकला ग्रसनी में होती है। संयुक्त उपकला कहते हैं ग्रसनी मतलब की फेरिंक्स में पाई जाती है, ये भी सही बात है। कंपाउंड एपिथेलियम आपकी फेरिंक्स में होती है। फिर दिया गया है ग्लोबुलर सेल, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल में होती हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही दी गई है ना। ग्लोबुलर सेल एलिमेंट्री कैनाल में होती है। अब दिया गया है आपकी संयुक्त उपकला श्रावण और अवशोषण में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। नहीं सर, आपकी जो संयुक्त उपकला होती हैं ये श्रावण और अवशोषण में प्रमुख नहीं सीमित भूमिका निभाती। सीमित कैसी भूमिका निभाती है? सीमित मतलब लिमिटेड रोल होता है इनका, है ना। आपका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में कंपाउंड इपिथेलियम का लिमिटेड रोल होता है, सीमित भूमिका होती है। तो प्रश्न संख्या 37 इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में आते हैं। प्रश्न संख्या 38 में दिया गया है काकरोच के लिए गलत अनुरूपता का चयन करना है और यहाँ पर आपके सामने दिया गया है वसा काय उत्सर्जन करता है, बिल्कुल सही बात है। नेफ्रोसाइट उत्सर्जन करती है, सही बात है। यूरिकोज ग्लैंड ये उत्सर्जन करती है, सही है। फिर दिया गया श्लेष्मक ग्रंथि, श्लेष्मक ग्रंथि ये नर काकरोच में अंड कवच के निर्माण में सहायता करती है, तो इतना सही दिया गया है। लेकिन यहाँ दिया है नर, नर नहीं सर, मादा काकरोच में, मादा काकरोच में अंड कवच के निर्माण के लिए आपकी श्लेष्मक या कोलेक्टल ग्लैंड पाई जाती हैं। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 में आपको बताना है इनमें से कौन सी अनुरूपता गलत दी गई है। दिया गया है डायाफेलोमियर ये आपके नर काकरोच में होते हैं, सही बात है। बायाफेलोमियर ये आपके नर काकरोच में होते हैं, सही बात है। फैलिक ग्रंथ ये मादा काकरोच में होती है, गलत बात है। ये कहाँ पाई जाती है? नर काकरोच में, है ना। और फिर दिया गया है टिटेलर ये नर काकरोच में होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो आपकी गलत अनुरूपता कौन सी हो गई? तीसरी। आपको गलत अनुरूपता चयन करनी थी। प्रश्न संख्या 39 इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राइबोसोम के लिए गलत अनुरूपता का चयन करना है। राइबोसोम कहते हैं राइबोसोम में 70s में कहते हैं 70s ये 50s और 30s होता है, सही है। 80s में 70 और 40s होता है, नहीं, एक होता है 60s दूसरा होता है 40s। बड़ी वाली यूनिट जो होती है वो होती है 60s और छोटी वाली जो सब यूनिट होती है वो होती है 40s। तो आपकी दूसरी अनुरूपता क्या हो गई? गलत हो गई। अब दिया गया है 70s यूकैरियोट में होते हैं, तो ये सही बात है, और 80s यूकैरियोट में होते हैं, ये भी सही बात है। तो अगर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 40, प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 में आपसे प्रश्न किया गया है, पहला दिया गया है राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिका अंगक होते हैं जो यूकैरियोट के साथ साथ प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है, सही बात है। कोशिका जो झिल्ली से घिरी हुई केंद्रक रखती हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं, नहीं सर ये यूकैरियोट होते हैं, गलत है। और जो झिल्ली से घिरी हुई
केंद्रक नहीं रखती उन्हें यूकैरियोट कहते हैं, इन्हें हम लोग प्रोकैरियोट कहते हैं। गलत है, तो आपका दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। पहला कथन सही, दूसरा कथन असत्य है। तो यहाँ पे कथन पहला सत्य है लेकिन कथन दूसरा असत्य है। आपके प्रश्न संख्या 41 का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में आपके सामने दो कथन दिए गए हैं और दोनों कथन में से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। कहते हैं तारक काय वह अंगक है। तारक काय क्या होता है सर? तारक काय को हम लोग कहते हैं सेंट्रोसोम, और कहते हैं सेंट्रोसोम वो अंगक होता है, वो सेल ऑर्गेनेल होता है जिसमें दो बेलनाकार रचना मिलके यहाँ पे तारक केंद्र कहते हैं, है ना। तो कहते हैं तारक काय मतलब जो आपका सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल से मिलके बना होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। तो पहला कथन सही है। फिर दिया गया दोनों तारक केंद्र तारक काय में एक दूसरे के लंबवत मतलब कि परपेंडिकुलर होते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। दोनों आपके सेंट्रियोल आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मींस 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, है ना। 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों कथन सही दिए गए हैं और इस वजह से आपके 42 का सही उत्तर हो जाएगा चौथा। 42 का सही उत्तर हो जाएगा चौथा। अब अगले प्रश्न की बात की गई है, प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 और प्रश्न संख्या 43 में आपसे कहा गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं और इन दोनों कथन में से आपको बताना है कि क्या है, क्या सही है। सही उत्तर को चुनना है, सही उत्तर चुनना है। ठीक है, कहते हैं पहला कथन दिया गया है, झिल्ली के तरलीय प्रकृति में कार्य जैसे कोशिका वृद्धि, अंतर कोशिकीय संयोजन का निर्माण, श्रावण, अंतःकोशिक कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कथन दिया गया है, जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इसमें अणुओं का परिवहन होता है, अणुओं का परिवहन होता है। तो यहाँ पर आपके सामने प्रश्न संख्या 43, प्रश्न संख्या 43 में आप देखेंगे दोनों कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं, दोनों कथन सही दिए गए हैं और इस वजह से इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। प्रश्न संख्या 43 इसका सही उत्तर होगा चौथा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 में आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न संख्या 44 इसमें आपको अनुरूपता, सही अनुरूपता मिलानी है। तो सही अनुरूपता मिलानी है और यहाँ पे देखिए आरबीसी कहते हैं ये गोलकार और द्विअतल होती है। फिर आपकी डब्ल्यूबीसी अमीवाइड होती है, सही है। तंत्रिका कोशिका शाखित और लंबा होता है, ये भी सही है। तो सी का थर्ड हो गया। स्तंभाकार उपकला ये लंबा और सकरा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 4। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का 4। ये आपको मिल रहा है प्रश्न संख्या 44। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारे पास में अगला प्रश्न दिया गया है ना। प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 में आपसे पूछा गया है सही अनुरूपता का चयन करना है। सही अनुरूपता आपको बतानी है। क्या बतानी है? आपको यहाँ पे सही अनुरूपता बतानी है। ठीक है, आपको यहाँ पे सही अनुरूपता बतानी है ना। तो भैया सही अनुरूपता, भैया क्या बतानी है? सही अनुरूपता। यहाँ पे सही अनुरूपता बतानी है ना। हमें देख के पता नहीं क्यों लग गया कि तीसरा आंसर है। क्यों? क्योंकि हमको सामने सामने दिख रहा है। क्या? कोशिका का विद्युत ग्राह, किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो भैया कोशिका का विद्युत ग्राह आपका ए का क्या हो गया? 4। तो ए का 4 केवल एक ऑप्शन में है। फिर भी और भी करते हैं, है ना, टाइम बहुत है अपने पास। प्रकाश संश्लेषण, हरित लवक, तो कहते हैं हरित लवक, है ना। प्रकाश संश्लेषण क्या करता है? हरित लवक। संकुचनशील राजधानी ये आपका उत्सर्जन और प्रसारण नियंत्रण करती है। तो सी का हो जाएगा फर्स्ट। गोल्जी उपकरण ये प्रोटीन रूपांतरण में मदद करता है। तो आपका हो जाएगा फर्स्ट, है ना। संकुचनशील राजधानी ये आपका सेकंड, ठीक है ना। संकुचनशील राजधानी ये आपका हो जाएगा सेकंड, ठीक है ना। तो संकुचनशील राजधानी में यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सेकंड, ठीक है।
है ना, और गोल्जी उपकरण इसका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। अब इसके बाद में अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 46। और प्रश्न संख्या 46 में आपसे बोला जा रहा है सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन, बताइए सक्रिय परिवहन किसके लिए सही है? सोडियम पोटेशियम पंप, तो ए का हो जाएगा सेकेंड। फिर आपको बताया गया है परासरण, मतलब कि ऑस्मोसिस किसकी होती है? जल की होती है, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। राइबोसोम, कहते हैं राइबोसोम 15 से 20 नैनोमीटर के आकार के हो सकते हैं, तो सी का हो जाएगा थर्ड। सिस्टर्नी का आकार या व्यास कितना होता है? 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फिफ्थ। और इस वजह से 46 का सही उत्तर होगा दूसरा। दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, है ना। और अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 47। यहाँ पर भी आपको सही अनुरूपता का चयन करना है, और सही अनुरूपता का चयन करना है तो अब यहाँ पे आप इसे देखिए, कहते हैं राइबोसोम, कहते हैं ये लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल है, नहीं भाई, है ना, ये प्रोटीन संश्लेषण का प्रमुख प्रमुख स्थल है, तो ए का क्या हो जाएगा? फोर्थ। अब अगला दिया गया है ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, ये क्या है? ये जीवाणुओं के प्रकार होते हैं, तो बी का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। बड़ी केंद्रीय राजधानी, बड़ी केंद्रीय राजधानी कहाँ नहीं होती? जंतुओं में उपस्थित होती है, तो सी का हो जाएगा सेकेंड। और एसईआर लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल होता है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। और इस वजह से प्रश्न संख्या 47 इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा। ए का फोर, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है सही अनुरूपता का चयन करिए। जॉर्ज पैलेट, इन्होंने क्या खोजा था? राइबोसोम। फिर कैमिलो गोल्जी ने क्या खोजा था? गोल्जी का है, तो बी का सेकेंड हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक खोजा था, और फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? क्रोमैटिन। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे आपका दिया गया है चौथे ऑप्शन में, ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, तो आंसर हो जाएगा चौथा। अब अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, प्रश्न संख्या 49। और प्रश्न संख्या 49 में आपसे पूछा जा रहा है एक प्रारूपी पुष्प में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं जो क्रमानुसार फूले हुए पुष्पावृंत पर व्यवस्थित होते हैं, जिसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं, है ना। तो भैया जो आपका सॉलिड एंड आप पेडिसिल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग रिसेप्टिकल या थैलमस कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। और अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 50। कौन सा ऊतक घास में होते हैं और शाकाहारियों द्वारा खाए गए भाग को पुनर्जीवित करते हैं? तो पहला दिया लेटरल मेरिस्टम या पार्श्वीय मेरिस्टम, नहीं हो सकता। एक प्रकार का प्राथमिक मेरिस्टम, ये सही बात है। ये अंतर्वेशी मेरिस्टम मतलब इंटरकलरी मेरिस्टम होते हैं, सही बात है। इस वजह से 50 का सही उत्तर हो जाएगा चौथा। और इस तरीके से आज का ये हमारा सुंदर सा सेशन कंप्लीट होता है। आपको ये कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिएगा। जय हिंद, जय राम जी की, जय हो हनुमान जी।